अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था, जिसके अंदर हमने फाइफो मेथड को समझा था। अब हम जो करने लगे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। कौन से मेथड से? एवरेज मेथड से। ठीक है, तो एवरेज मेथड से उनका सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में एवरेज मेथड उसने कहा है। हम अभी सीखने के लिए, अब एवरेज में हमने दो तरीके पढ़े। हमने कहा जी परपेचुअल सिस्टम भी हो सकता है और पीरियोडिक सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर उसने डिफाइन नहीं किया, तो फिलहाल हम दोनों तरीकों से करेंगे। परपेचुअल सिस्टम से भी करेंगे और पीरियोडिक सिस्टम से भी सवाल को कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले मैं एवरेज मेथड किससे करूंगा? परपेचुअल सिस्टम से। ठीक है। आ, अच्छा, अगर परपेचुअल सिस्टम से मुझे निकालना है, क्या निकालना था? कॉस्ट ऑफ इशू भी कैलकुलेट करना है और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मुझे क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। अब बेटा है तो दोनों ही फाइफो में, परपेचुअल सिस्टम भी होता है और पीरियोडिक सिस्टम भी होता है, लेकिन आंसर सेम ही आता है। तो हमारी ज़ात को फ़र्क कोई नहीं पड़ा। ठीक है, तो आंसर सेम ही आता है। चाहे कॉस्ट ऑफ इशू का हो, चाहे फिर वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का हो, आंसर सेम आएगा दोनों से। हाँ, जो आंसर में फ़र्क आता है ना, वो सिर्फ एवरेज मेथड के अंदर आता है, तो इसलिए फिर हम एवरेज मेथड की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो परपेचुअल मेथड में आए तो इसमें हमने उठाना है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सबसे पहले क्या उठाएंगे? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना है? 10 यूनिट्स का, एट द रेट ऑफ 2। टोटल कितने पैसे बन गए? 20 रुपए। फिर मैंने क्या की? परचेज, नई इन्वेंट्री परचेज करके लेकर आया। कितने यूनिट्स परचेज करके लेकर आया? 70 यूनिट्स। किस रेट पे? 2.2 पे। कितने के बने? 154 के। अच्छा, अब एवरेज रेट कैलकुलेट हर परचेज पे, याद रखना है जब भी एवरेज मेथड परपेचुअल सिस्टम से करेंगे, ये बात मैं परपेचुअल सिस्टम के लिए कर रहा हूं, तो जब भी परपेचुअल सिस्टम के थ्रू हम परचेज करेंगे, तो हर परचेज के ऊपर हमने अलैदा से एवरेज रेट कैलकुलेट करना है। अब वो एवरेज रेट कैलकुलेट कैसे होगा, उसके लिए तरीकेकार क्या है, अब वो तरीका भी सुन लें। हमने सबसे पहले उठानी है टोटल कॉस्ट। पुरानी कॉस्ट कितनी थी? 20। नई कितनी है? 154। तो टोटल मेरा खर्चा कितना हो गया? 174। कितने यूनिट्स के लिए? उनका भी टोटल कर लो। टोटल यूनिट्स हो गए 80। तो 174 को आपने 80 पर डिवाइड कर देना है। तो 80 पे डिवाइड करोगे तो एक एवरेज रेट कैलकुलेट होगा, जो कि कितना आ रहा है? 174 डिवाइडेड बाय 80। तो ये आ जाएगा 2.175। ठीक होगी बात? फिर इसके बाद नेक्स्ट डेट को मैंने क्या किया है? मैंने इशू किए हैं। मैंने कितने यूनिट्स इशू किए? मैंने इशू किए हैं 40 यूनिट। कितने यूनिट्स इशू किए? 40 यूनिट जो हैं वो मैंने इशू किए हैं। ठीक है, तो 40 यूनिट इशू किए। हमने कहा ठीक है, तो 40 यहां से माइनस कर देंगे। और जो इशू करेंगे वो किस रेट पे करेंगे? लेटेस्ट रेट के ऊपर। ना मैंने इसके ऊपर करना है इशू, ना मैंने इसके ऊपर इशू करना है। मैं इशू किस पे करूंगा? जो मेरे पास लेटेस्ट रेट, एवरेज रेट कैलकुलेट हुआ है, वो कितना है? 2.175। जो कितने का बनता है? 87 का बनता है। ठीक होगी बात? तो बकाया यूनिट्स कितने बच गए मेरे पास? 40 यूनिट बच गए 2.175 वाले। कितने के? 87 के। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद दोबारा परचेज किया मैंने। कितने यूनिट्स? 4 अक्टूबर को 50 यूनिट परचेज किए 2.3 के। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? आ जाते हैं। हमने कहा ओके, कोई मसला नहीं है।
मैंने परचेज किए हैं 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.3। कितने के बने? 115 के। अब मैंने कहा था हर परचेज पे क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे और एक एवरेज रेट को क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 202। टोटल यूनिट्स कितने आ गए? 90। अब मैंने 202 को क्या किया, 90 पे डिवाइड कर दिया तो एक एवरेज रेट कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि कितना बनेगा? 2.24। अब इसके बाद जितने भी यूनिट्स इशू होंगे, जब तक कोई नई परचेज नहीं आती, तब तक इसी रेट पे वो यूनिट्स इशू किए जाएंगे, 2.24 के हिसाब से। तो नेक्स्ट इशू कितने यूनिट्स किए मैंने? उसने कहा जी नेक्स्ट यूनिट्स इशू हुए हैं 70 यूनिट्स इशू हुए हैं। कौन सी डेट को? 5 अक्टूबर को। तो हमने कहा जी 70 यूनिट्स 2.24 वाले कितने के बनेंगे? तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 156.8। राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आ जाएगा? 157। मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं यहां पे, मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा। ठीक है। तो बकाया कितने यूनिट्स बच गए मेरे पास? 20 यूनिट्स बच जाएंगे 2.24 वाले कितने के? 45 के। तो ये आखिर में बच गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आपकी क्या आ गई? क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। और अगर मुझे कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट करना है, तो मैंने कितने इशू किए? दो। एक 87 किया है और एक 157 किया है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 87 + 157, दैट विल बी इक्वल टू 244। इसमें मुझे बता दें कोई मसला या कोई सवाल? कहानी क्लियर है? हाँ भाई काक्यो, कहानी क्लियर है? एनीवन, एनी क्वेश्चन? हाँ, 45 जो है वो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है, बिल्कुल। क्योंकि बकाया बच गए ना। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यूनिट्स का क्लोजिंग यूनिट्स कितनी है तो वो 20 है, और उनकी वैल्यू कितनी है? वो 45 है। ये वाली बात क्लियर? कोई मसला? ठीक है, आगे चलें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम इसी सवाल को, अभी तो हमने कौन से सिस्टम से किया था इसको? परपेचुअल सिस्टम से। अब मैं इसी सवाल को, क्वेश्चन नंबर 3 को, कौन से तरीके से करने लगा हूं? मैं अब इसको पीरियोडिक सिस्टम से करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 एवको मेथड, लेकिन इस बार किससे? पीरियोडिक सिस्टम से करेंगे। तो पीरियोडिक सिस्टम में हमने क्या सीखा था कि कैलकुलेशन एक ही बार होती है साल के आखिर में। ठीक है। तो इसका मतलब है एवरेज रेट भी कब कैलकुलेट होगा? साल के आखिरी दिन। तो इसका मतलब है जितनी भी मैंने परचेजेस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड की हैं, ड्यूरिंग द पीरियड की, उन सबको ऐड कर लेंगे। Like जैसे क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जितनी भी परचेजेस हुई या जितने भी यूनिट्स पहले से रखे हुए थे, उन सबको इकट्ठा कर लेना है, तमाम यूनिट्स को इकट्ठा कर लें। तो सबसे पहले तो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री रखी हुई है, कितनी? 10 यूनिट्स की। किस रेट पे? 2 के हिसाब से 20 की। फिर मैंने परचेज किए थे कितने यूनिट्स? 70 यूनिट्स परचेज किए थे। किस रेट पे? 2.2 के हिसाब से। कितने के? 154 के। ठीक है। फिर मैंने कितने परचेज किए यूनिट्स? फिर मैंने परचेज किए 50 यूनिट्स। किस रेट पे? 2.3 के हिसाब से। कितने के? 115 के। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल कॉस्ट आई कितनी है।
तो हमने कहा जी यहां से टोटल कॉस्ट आ गई मेरी 289। और कितने यूनिट्स पे ये कॉस्ट आई, इन सबका टोटल कर लिया तो ये आ जाएगा 130। यहां से मैं एक एवरेज रेट कैलकुलेट कर लूंगा, 289 डिवाइडेड बाय 130, तो कितना हो जाएगा वो हमारे पास, 2.22। तो इसका मतलब जितने भी यूनिट्स मैंने इन द पीरियड इशू किए होंगे वो किस रेट पे होंगे, 2.2। इसमें एक ही रेट कैलकुलेट होता है पीरियोडिक में, पीरियोडिक में अलग अलग रेट कैलकुलेट नहीं होंगे, बल्कि एक ही रेट कैलकुलेट होगा जिस पे तमाम यूनिट्स इशू किए जाएंगे। तो टोटल कितने यूनिट्स इशू हुए ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, तो हमने कहा एक तो 40 यूनिट्स एक इशू हुए थे और 70 एक हुए थे, तो 40 और 70 कितने हो गए, 40 + 70, टोटल हो गए 110 यूनिट। तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड मैंने कितने यूनिट्स इशू किए, 110। किस रेट पे, 2.22 पे। तो जरा करें 110 को मल्टीप्लाई 2.22 से, कितना आ रहा है, 244.2। ठीक है, तो 244 कर दो इसे, तो कितने यूनिट्स बच गए, 20। 2.22 वाले कितने के, 45 के। अच्छा, ये हमेशा जवाब ऐसे नहीं आएगा, ये इत्तेफाक की बात है कि दोनों की क्लोजिंग इन्वेंट्री पीरियोडिक सिस्टम से और परपेचुअल सिस्टम से सेम आ गई है, वरना ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऐसा होता नहीं है, ये वैसे ही इस दफ़ा, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है तो राउंड ऑफ करने की वजह से ये चीज़ बराबर आई हुई है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 45, और कॉस्ट ऑफ इशू कितना आ गया, 244। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल। यहां तक कहानी क्लियर है सबको। एनीवन, एनी क्वेश्चन। बेटा जी, मोटा मोटा यही है कि परपेचुअल सिस्टम में हम एवरेज रेट हर परचेज पे कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई इशू होता है तो लास्ट जो एवरेज कैलकुलेट की होती है उस पे इशू किए जाते हैं यूनिट्स। और पीरियोडिक में पूरे पीरियड का एक साथ ही एवरेज रेट कैलकुलेट करते हैं, और एक साथ ही उन तमाम यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट कर ली जाती है। मोटी मोटी कहानी ये है। बाकी जो है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर तो आप लोगों के अपलोड हो ही जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्सा वहां से भी हम देख सकते हैं फिलहाल। ठीक है। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, इन्वेंट्री कितनी तरह की होती है, 4 तरह की। हमारे पास इन्वेंट्री कितनी तरह की, रॉ मटेरियल एक कहलाता है।
हेलो। आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो मैं क्या बात कर रहा था, हमने कहा जी हमारे पास इन्वेंट्री कितनी तरह की होती है, चार तरह की। रॉ मटेरियल, जिसके ऊपर अभी प्रोसेसिंग होना बाकी है। लाइक अगर मैं कुछ चेयर बनानी है तो चेयर बनाने के लिए मैं वुड लेकर आया हूँ, तो उसको मैं रॉ मटेरियल कहूँगा। उसको रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है। जब वो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में चला जाता है तो फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री बन जाती है। ठीक है। और जब तक वो मुकम्मल नहीं होगी वो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कहलाएगी। ठीक है। तो साल के आखिर में अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट रह जाए तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री बोलते हैं। और जिस दिन वो चीज़ मुकम्मल हो जाए तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिनिश गुड्स क्या होती हैं, जो रेडी फॉर सेल होती हैं। तो फिर हम उसको फिनिश गुड इन्वेंट्री बोलते हैं। स्टोर या स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं? ये आमतौर पे वो चीज़ें हैं जो हमने इमरजेंसी की सूरत में लिखी हुई हैं। ठीक है। स्पेयर पार्ट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे गाड़ी में हम स्टेपनी रख लेते हैं टायर की, तो वो मेरे पास क्या है, स्पेयर है। तो जब तक वो यूटिलाइज नहीं हो रहा वो मेरे पास इन्वेंट्री है। क्यों? क्योंकि वो भी मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रही, वो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे देगी। तो जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो उसने इकोनॉमिक बेनिफिट देना है। तो जब तक वो स्पेयर पार्ट लग नहीं जाता तब तक हम उसे कहेंगे ये मेरी इन्वेंट्री है। तो जिस दिन वो इस्तेमाल हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो जब तक इस्तेमाल ना हो इन्वेंट्री है, और जिस दिन इस्तेमाल हो जाएं, जिस दिन वो रिप्लेसमेंट पे आ जाएं, अपनी जगह पर आ जाएं, तो फिर इन्वेंट्री को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, उसके रेलिवेंट एक्सपेंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके होगी बात? इसमें किसी किस्म का कोई मसला? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लो। अ, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एवरेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। ठीक है। 2 मिनट लगाएं और इसको पढ़ लें। ओए हाँ, मैं फिर भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं क्लास एंड होने में मुझे याद कराना, मैं कर दूंगा। अभी फिलहाल यहीं से पढ़ लो। जी बेटा, ये वाला पेज पढ़ लिए? अच्छा, इन्वेंट्री नियर टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, देखो जब फाइफो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आखिर में इन्वेंट्री कौन सी बढ़ जाती है, जो हमने लेटेस्ट खरीदी होती है। तो लेटेस्ट आमतौर पे मार्केट प्राइस पे खरीदी होती है ना। तो इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है वो मार्केट प्राइस के आसपास ही होती है, क्योंकि लेटेस्ट इन्वेंट्री मेरे पास आखिर में बच जाती है, क्योंकि फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट में जो शुरू में खरीदी थी वो बिक जाती है, और जो आखिर में खरीदी होती है वो बची हुई होती है। डिसएडवांटेज क्या है? देखो, कम से कम का मतलब क्या, थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ऑपरेशन है इसका। फाइफो मेथड में हमें पूरा का पूरा इतना बड़ा कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ता है, फिर जाके जो है एक ध्यान रखना पड़ता है कौन सी चीज़ पहले आई कौन सी चीज़ बाद में आई। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है इसका वो क्या है, स्ट्रक्चर है, जिसका हमें क्या रखना है, डिसाइड कर रखना है। अच्छा, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इशू में बी एट आउट ऑफ डेट प्राइसेस। देखो जो इशू करते हैं हम कौन सी जो सबसे पहले जिस प्राइस पे खरीदा होता है, तो वो तो प्राइस अब मार्केट में रही ही नहीं। मार्केट में तो प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हुई हैं, तो अब लेटेस्ट प्राइस चल रही है। लेकिन मैं जो इशू करता हूँ वो कौन सी प्राइसेस पे इशू करता हूँ, जिस पे मैंने खरीदा था, क्योंकि फाइफो में सबसे पुरानी प्राइस लगती है। तो वो कहते हैं कि आउट ऑफ डेट प्राइसेस पे आप जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्वेंट्री इशू कर रहे होते हैं। ठीक है, इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस रिपोर्टेड प्रॉफिट्स आर हाई। कहता प्रॉफिट आपका हाई हो जाता है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि आपने पुरानी कॉस्ट पे उठाया था, और पुरानी कॉस्ट जो थी वो सस्ती थी, बाद में चीजें हो गई महंगी। तो आपने जब उसको अपनी कॉस्ट में इंक्लूड किया तो कॉस्ट आई कम। तो जब कॉस्ट कम आती है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है। और फिर अगला क्या है, कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन जॉब्स आर डिफिकल्ट। देखो कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पहली दफा प्राइस कुछ और थी, बाद में प्राइसेस कुछ और हो जाती हैं, हमने प्रोडिक्शन प्राइस की कुछ और की होती है, और जो वैल्यूएशन हो रही होती है वो किसी और प्राइस पे हो रही होती है। तो उसका कंपैरिजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि हमने कुछ और सोचा था, हुआ कुछ और है। तो डिसएडवांटेज सारे क्लियर। डिसएडवांटेज में कोई मसला? अच्छा, देखो बेटा, राइजिंग प्राइसेस में क्या होगा, फिर दोबारा सुन लो। फाइफो मेथड में क्या होता है, राइजिंग प्राइसेस का मतलब है जब महंगाई होनी शुरू हो जाए, तो जो सबसे पहले खरीदा था वो सस्ता खरीदा होगा, बाद वाला महंगा खरीदा होगा। तो जब हम फाइफो मेथड में इशू करते हैं तो सबसे पुराना वाला ही करते हैं ना। तो सबसे पुराना वाला तो मैंने सस्ता खरीदा था। तो जब मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स का इसको हिस्सा बनाना है, जब मैंने उसको इस्तेमाल करना है, तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बना देंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो कम कॉस्ट जाएगी, क्योंकि वो तो सस्ता खरीदा था मैंने। तो जब कॉस्ट कम जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट क्या हो जाएगा उसका, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। बात क्लियर है? चलो, अब ये वाले पॉइंट्स पढ़ लो। एवरेज, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है, इन्वेंट्री वैल्यूज एंड इश्यूज प्राइसेस। हाँ, लास्ट पॉइंट ही डिस्कस करो। इन्वेंट्री वैल्यूज एंड इशू प्राइसेस में बोथ लैग बिहाइंड द करंट वैल्यूज। देखो जब आप एवरेज कैलकुलेट करते हो तो करंट वैल्यूज के बराबर तो फिर भी नहीं आती ना। देखो अभी आपने सवाल किया था पीछे, किधर गया, अरे हाय, सवाल निकालना पड़ेगा, किधर गया, ये देखो। अब यहाँ पे जब आपने जो लेटेस्ट प्राइस खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, आपने अभी खरीदा था 2.2 का। लेकिन जब आप इशू कर रहे हो तो किस रेट पे कर रहे हो,
2.175 पे। तो लेटेस्ट रेट पे आप अभी भी इशू नहीं कर रहे, अभी भी आप पीछे रह रहे हो। जो करंट प्राइस चल रही है मार्केट की, आपकी प्राइसेस जो इशू होने की है वो अभी भी मार्केट प्राइस से पीछे चल रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुछ चीजें लोअर प्राइस पे भी खरीदी थी, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, एक लैग आ रहा है। तो हमेशा जो कॉस्ट ऑफ इशू होगा वो मार्केट प्राइस से पीछे चल रहा होगा एवरेज के अंदर। कहानी क्लियर? कोई मसला? चलो, ठीक हो गया। ले जी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, डिटर्मिन द कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड इन्वेंट्री इन हैंड एट द ईयर एंड यूजिंग फाइफो एंड एफको वैल्यूएशन अप्रोच। अच्छा, आपने फाइफो से भी सवाल करना है और एवरेज से भी करना है, लेकिन एवरेज में किससे करना है? अब परपेचुअल सिस्टम करें या पीरियोडिक सिस्टम करें? तो एक चीज याद रखिएगा, अगर सवाल साइलेंट है तो परपेचुअल कीजिएगा, पीरियोडिक सिस्टम से ना कीजिएगा। ठीक है? परपेचुअल सिस्टम करें, वो ज़्यादा बेहतर टेक्निक है बनिस्बत पीरियोडिक सिस्टम के। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4, हमने क्या करना है, हमने कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड निकालने हैं ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कैलकुलेट करें। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जब हमने बात की कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है किसकी बात हो रही है, रॉ मटेरियल की या फिनिश गुड्स की? हाँ जी, बताएं। रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं हम या फिनिश गुड्स की बातें कर रहे हैं हम? फिनिश गुड्स की बातें कर रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्या उसने मुझे इस सवाल में कहा था कि कॉस्ट कार्ड बनाकर दो? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या इस सवाल की रिक्वायरमेंट में कॉस्ट कार्ड उसने कहा है कि मुझे कॉस्ट कार्ड चाहिए? नहीं। इसका मतलब है मैं जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो अपनी मर्जी से कैलकुलेट कर सकता हूं, अपनी अप्रोच से कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे पूरा कॉस्ट कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो पेपर में ऐसी चीजें मेरा वक्त बचा सकती हैं। ठीक है? तो मैंने फाइफो मेथड अप्लाई करना था। तो देखो फाइफो मेथड किस तरह अप्लाई करेंगे। शुरू में मेरे पास कितने यूनिट्स थे? 1000 यूनिट्स आए थे। ठीक है, अब मैंने कहा था फाइफो मेथड में आप जिस तरह मर्जी चीजें कर लो, फाइफो मेथड में आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फाइफो से चाहे पीरियोडिक सिस्टम है चाहे परपेचुअल सिस्टम है, आंसर सेम ही आना है। एक चीज याद रखनी है मेरी बात। ठीक है? दोनों का आंसर क्या आता है? सेम ही आता है, चाहे पीरियोडिक सिस्टम है चाहे परपेचुअल सिस्टम है। तो इसका मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किधर आएगा? एवरेज मेथड की तरफ फर्क आएगा। तो मैंने कहा जी 1000 यूनिट मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी। ठीक है, उसके बाद में कितने यूनिट लेकर आया? परचेज मैंने ये किए हुए हैं, ये तमाम परचेजेस है मेरी। ठीक है? 3000, 5000, 2500, 1500। और मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितने यूनिट सोल्ड किए हैं? 12500 यूनिट मैंने बेच दिए हैं। ठीक है? तो अब मेरे पास जो है किस हिसाब से बिके हैं, अब ये देखते जाओ। ये देखना, ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1000 की, फिर 3000 यूनिट्स मैंने खरीदे थे, फिर 5000 खरीदे थे,
फिर 2500 खरीदे थे, फिर 1500 खरीदे थे। ठीक है। 500 मैंने पहले बेचे, 500 बाकी रह गए। फिर मैंने 3000 बेचे। जब 3000 बेचे तो पहले 500 ये वाले बिके, फिर इनमें से बाकी 2500 बिक गए, तो 500 फिर बाकी रह गया। ठीक है। इनमें से 500 बाकी रह गए। फिर आगे मैंने कितने बेचे? मैंने 3500 बेचे। तो 500 इसमें से गया, 3500 में से 500 ये चला गया, तो बाकी कितना रह गया? 3000। 3000 इनमें से बिक गया, तो बाकी कितना रह गया? 2000 बकाया रह गया। फिर मैंने 4000 यूनिट बेचे। तो 4000 यूनिट जब बेचे तो 2000 ये वाले बेचे, और बाकी 2000 इनमें से बेचे। तो इनमें से जब 2000 बेचे तो बाकी कितने रह गए? 500। फिर इन 500 में 1500 बिके, तो 500 ये बिका, और 1000 इसमें से बच बिक गया, तो बाकी कितना बचा? 500। तो अगर मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस मेथड के अंदर? फाइफो के अंदर। ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी किसके अंदर? फाइफो के अंदर। तो हमने कहा जी मेरे पास कौन से यूनिट बच गए? ये आखिर वाले 500 यूनिट बचे ना। कौन से बचे? आखिर वाले 500 बच गए। आखिर वाले 500 की कीमत क्या थी एक यूनिट की? 7.5 ईच। तो मैंने सिंपली क्या किया, 500 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई? 3750। ठीक होगी बात। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये 1000 भी बिक गए, ये 3000 भी बिक गया, ये 5000 भी बिक गया, ये 2500 भी बिक गया, ये 1500 पूरा नहीं बिका। इस 1500 में से 500 बच गया था, तो बिका कितना इसमें से? 1000 बिका है इसके अंदर से। कितना बिका है? 1000। तो पहले तो ये 1000 था, इसकी कीमत कितनी थी? 5 रुपए। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बिक गया। फिर इसके बाद सेकंड वाला कौन सा बिका? 3000। 3000 का रेट क्या था? 5.5। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 5.5। फिर इसके बाद कौन सा बिका? इस 3000 के बाद 5000 बिका, 6 वाला। 5000 बिक गया 6 वाला। और उसके बाद मैंने कौन से लिए थे? 2500 लिए थे 7 रुपए वाले। तो 2500 बिके 7 रुपए वाले, प्लस आखिर में जो था वो 1000 बिके। पूरे 1500 नहीं बिके, 12 नवंबर वाले जो लिए थे मैंने, उसमें से सिर्फ 1000 बिके। उनकी कीमत क्या थी? 7.5। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 7.5। तो बताओ जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? ये मुझे बता दें। सारे चेक करें जी, क्या यही आंसर है? 76,500। इसको काइंडली वेरीफाई करते हैं सारे। कोई एक दो और बंदे मुझे कैलकुलेट करते हैं, ताकि मुझे हो जाए कि हाँ भाई आंसर यही था, और हम आगे बढ़ जाएं। हाँ भाई बाकी हो। क्या हो गया? किधर गायब है? बाकी जिंदा हैं। हेलो। करो यार। हाँ तो बता, यही आंसर था? ठीक है, ओके। ओके ओके ओके। आंसर यही है तो डन करें, आगे चलते हैं।
ठीक है। ओके। अब मैंने इसको किस मेथड से करना है, एवरेज से, और एवरेज में कौन सी अप्रोच यूज करनी है, परपेचुअल सिस्टम इस्तेमाल करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। और हमने कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करना है, परपेचुअल सिस्टम। एफको मेथड, परपेचुअल। अच्छा, सबसे पहले क्या आएगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा लंबा तरीका हो गया। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे, कौन सी डेट की, 1 जनवरी। 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस कितना है, हमने कहा जी 1000 यूनिट, और उनका रेट क्या था, 5 रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 5000। ठीक है। इसके बाद अगली डेट ढूंढें, 1 जनवरी के बाद अगली डेट क्या है। तो हमने कहा जी नेक्स्ट डेट जो आ रही है वो आ रही है 15 मार्च। और 15 मार्च को मैंने क्या किया है, ऊपर परचेजेस है, डिटेल, और नीचे जो है सेल्स की है। तो फिर मैंने 15 मार्च को परचेज किए। मैंने कहा ओके, 15 मार्च परचेज, कितने यूनिट्स परचेज किए हैं भाई, 3000। किस रेट पे, 5.5 पे। कितने के बने, 16,500। ठीक है। अब मुझे एवरेज मेथड था, तो हमने कहा था हर परचेज पे मुझे एक एवरेज रेट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए पहले दोनों कॉस्ट को ऐड कर दो, कितनी बनी, 21,500। और टोटल यूनिट्स कितने बने, 4,000। तो जरा 21,500 को 4,000 पे डिवाइड करें, कितना आ रहा है पर यूनिट कॉस्ट, बताएं। 5.375। ठीक हो गया, 5.375। उसके बाद कितने यूनिट्स इशू किए, हमने कहा जी 15 मार्च के बाद अगली कहानी 9 मई की है। तो 9 मई को 500 यूनिट इशू किए हैं, सेल किए हैं। कौन सी तारीख थी, 9 मई। 9, ओहो, अच्छा जी, 9 मई को मैंने क्या की है, सेल्स की है, कितने यूनिट्स की, 500 यूनिट्स की। किस रेट पे, लेटेस्ट रेट क्या चल रहा था, 5.375। तो जरा 500 को मल्टीप्लाई करो 5.375 से, कितना आ रहा है। हाँ जी भाई बताएं। 500 मल्टीप्लाई बाय 5.375। तो इसको कर देते हैं 2688 कर दो। ठीक है। पीछे कितने यूनिट से रह गए, 3500। 5.375 वाले कितने के, माइनस करें जरा 21,500 में से 2688 को। 21,500 में से 2688 माइनस 18,812। ठीक हो गया। 9 मई के बाद अगली तारीख कब आ रही है, नीचे 25 जुलाई है और ऊपर 10 जून, तो 10 जून पहले आ रहा है। 10 जून को परचेज किए 5,000 यूनिट्स। तो 10 जून परचेज कितने किए, 5,000 यूनिट्स परचेज किए, किस रेट पे, 6 के रेट पे। कितने के बने, 30,000 के। टोटल कॉस्ट क्या आ गई, क्योंकि हमने कहा था हर परचेज पे हम एवरेज कैलकुलेट किया करेंगे।
तो टोटल कॉस्ट हो गई 48,812, और टोटल यूनिट्स हो गए मेरे पास 8,500। तो 48,812 को डिवाइड कर दें 8,500 पे, तो बताएं पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। 5.74। ठीक है। अच्छा, 5.74 आ रही है। ठीक है। 10 जून के बाद क्या हुआ? 10 जून के बाद कहानी आ रही है 25 जुलाई। 25 जुलाई को मैंने 3,000 यूनिट्स बेचे हैं। ठीक है। 25 जुलाई को मैंने कितने सेल किए हैं? 3,000 यूनिट्स। किस रेट पे? 5.74 पे। तो जरा 3,000 को आप मल्टीप्लाई करें 5.74 पे, कितना आता है? 17,220। ठीक है, माइनस कर दें 5,500, और ये कितना आ जाएगा? 31,592। ठीक हो गई बात। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या करना था? 25 जुलाई के बाद अगली कहानी देखो कब की है। 25 जुलाई के बाद अगली कहानी है 7 सितंबर की, है ना? हाँ। 7 सितंबर को मैंने क्या किया? परचेज 2,500 यूनिट। 7 सितंबर, परचेज 2,500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7। तो कितने के बनेंगे अगर मैं 7 के हिसाब से परचेज कर रहा हूँ तो? 17,500। तो टोटल कितना हो जाएगा? 49,092। और टोटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 8,000। ठीक है। अच्छा, तो एवरेज रेट कैलकुलेट कर ले, हमने कहा हर परचेज पे करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। 49,092 डिवाइडेड बाय 8,000, तो 6.136, तो 6.14 कर दो, तो रेट आ गया 6.14। ठीक है। अच्छा, 7 सितंबर के बाद अगली कहानी कब आ रही है? 18 अक्टूबर को 3,500 यूनिट सेल हुए। 18 अक्टूबर सेल 3,500 यूनिट किस रेट पे? 6.14 के रेट पे। तो 3,500 को मल्टीप्लाई करें 6.14 के साथ, कितना आ रहा है? 21,490। ठीक है। बकाया कितने यूनिट्स रह गए हमारे पास? 4,500 यूनिट्स रह गए 6.14 के रेट पे। कितने के? जब 49,092 में से 4129,490 माइनस करो, 27,602।
ओके, ठीक है। 18 अक्टूबर के बाद क्या हुआ? 12 नवंबर को परचेज हुई है 1500 यूनिट। 12 नवंबर परचेज, कितने यूनिट्स हुए हैं परचेज? 1500। 1500 यूनिट परचेज हुए हैं 7.5 के हिसाब से। तो टोटल कितने पैसों के परचेज हुए? 1500 मल्टीप्लाई बाय 7, 11,250। हमने कहा था हर परचेज पे लेटेस्ट रेट कैलकुलेट होगा। टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 6,000। और टोटल पैसे कितने हो गए? 38,852। अब यहाँ से एक एवरेज रेट कैलकुलेट हो जाएगा। 38,852 डिवाइडेड बाय 6,000। तो बताएं कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 6.475 है तो 48 कर दो। 6.48। अच्छा, अब मैंने इश्यू कब किए? 23 नवंबर को। अच्छा, 23 नवंबर को इशू किया मैंने, यानी कि सेल की मैंने। कितने यूनिट सेल किए मैंने? 4,000। 4,000 का रेट कितना था? 6.48। कितने बने? मल्टीप्लाई कर दें भाई। 25,920। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या थी? 23 नवंबर के बाद भी अगली सेल ही हुई है 12 दिसंबर को। उससे पहले कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो हमने कहा था हम हम तो हर परचेज पे नया रेट कैलकुलेट करेंगे, तो परचेज तो कोई हुई नहीं। दोबारा से क्या हो रही है? सेल हो रही है। कब? कौन सी डेट को? तो हमने कहा जी 12 दिसंबर को। तो 12 दिसंबर को फिर से सेल आ गई 1500 यूनिट्स की। तो वो किस रेट पे होगी? वो 6.48 की रेट पे ही होगी। तो जरा 1500 को 6.48 पे मल्टीप्लाई कर दो। 9720। ठीक हो गया। तो बकाया कितने यूनिट्स रह गए मेरे पास? 500। 6.48 वाले कितने के? जरा माइनस कर दे दोनों। 38 में से दोनों माइनस करें। 3212। वो बेटा राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आता है। तो मैं कहता हूँ ये वाली कैलकुलेशन किया करें। 3212 विल बी द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, क्योंकि वो 6.48 और राउंडेड फिगर है, तो ये एग्जैक्ट फिगर है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास निकल आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आपके पास क्या निकल आएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, साथ में क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी थी? नहीं, हमने तो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट करना था। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने जाऊंगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जितनी सेल्स की वैल्यू वो सारी आ जाएंगी। एक, दो, तीन, चार और पांच, ये पांचों वैल्यूज मुझे ऐड करनी होंगी। कौन कौन सी हैं? 2688 प्लस 17,220 प्लस 21490 प्लस 25920
+9720। तो बताओ जी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएंगी? 77,038। काइंडली बाकी भी चेक करें कि यही आंसर है कि नहीं है, इसकी कंफर्मेशन दे दें मुझे। ठीक हो गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट हो गई, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट हो गया। तो इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? कहानी क्लियर है? चलो गुड हो गया। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सी अप्रोच यूज करनी है? उसने कहा जी 5-4 अप्रोच यूज करनी है, और 5-4 के थ्रू आपको कैलकुलेशन करके प्रोवाइड करनी है। तो लेकिन इसके अंदर उसने कहा कि स्टोर लेजर बनाना है, रिकॉर्ड ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन इन स्टोर लेजर। तो इसका मतलब है आपको स्टोर लेजर कार्ड बनाना पड़ेगा। इस सवाल में आपके पास कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आप स्टोर लेजर अपना बनाएंगे, और उसके थ्रू कॉस्ट ऑफ द मंथ और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। हम क्या बनाने लगे? स्टोर लेजर कार्ड। अब स्टोर लेजर कार्ड जब प्रॉपर बनेगा तो हमने उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी? ठीक है। हमने कहा था भाई इश्यू की बातें हो रही हैं तो किसकी बात हो रही है? रॉ मटेरियल की। ठीक है। अ, तो एक कॉलम किसका आएगा? परचेज का। परचेज में तीन चीजें आएंगी: क्वांटिटी, उसका रेट, उसकी अमाउंट। परचेज के बाद क्या आएगा? इशू। इशू की भी क्या क्या चीजें आएंगी? क्वांटिटी, उसका रेट, उसकी अमाउंट। और फिर क्या आएगा मेरे पास? बैलेंस। बैलेंस में मेरे पास क्या आएगा? उसकी क्वांटिटी, उसका रेट, और उसकी अमाउंट। अच्छा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। कौन सी डेट का? अक्टूबर 1। अक्टूबर 1 को मुझे उसने दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस। कितने यूनिट्स? 25 यूनिट्स। लेकिन 25 यूनिट्स एट वैल्यू ऑफ ₹162.5। ये 162.5 क्या है? अब ये एक यूनिट का रेट नहीं है, ये वैल्यू है उसकी पूरी। दिस इज नॉट अ रेट। इसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है? वैल्यू। तो ये वैल्यू है, यानी कि टोटल है। रेट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 25 यूनिट्स की वैल्यू कितनी बताई हुई है? 162.5। तो यहां से मुझे रेट कैलकुलेट कर दें। हाँ, 0.66 कैसे आ गया? 162.5 को नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करना है, तो रेट आ जाएगा 6.5। बिल्कुल ठीक है। तो रेट क्या आ गया मेरे पास? 6.5। फिर 1 अक्टूबर के बाद अगला काम क्या हुआ? इशू रिक्वेजिशन नंबर 85। मैंने इशू किए हैं मटेरियल। कौन सी डेट को? अक्टूबर 4 को। अक्टूबर 4 इशू। कितने यूनिट्स किए? 8। अब 8 यूनिट्स कौन से वाले जाएंगे, क्योंकि मेथड कौन सा है? 5-4। स्टोर लेजर कार्ड किसके मुताबिक बन रहा है? 5-4 के अंदर बन रहा है। तो 8 यूनिट इशू किए 6.5 वाले, तो कितने के बन गए? 52 के। तो बकाया कितने यूनिट्स रह गए मेरे पास बैलेंस में? 17 यूनिट रह गए 6.5 वाले।
जिनकी कीमत क्या बनी, 110.5। इसमें कोई मसला? अच्छा, यानी कि ये सेकंड स्ट्रिंग हो गई मेरी। ओह, तो ये तंग करता है, ठीक है। चलिए 4 अक्टूबर के बाद आ जाए। 4 अक्टूबर के बाद अगली स्टोरी किसकी, 6 अक्टूबर की। 6 अक्टूबर को आप चीजें रिसीट, आप खरीद के लेकर आए हैं। गुड रिसीव नोट आपको रिसीव हुआ है 26, जिसके अंदर आपको कितने यूनिट्स आए हैं, 50 यूनिट्स। अक्टूबर 6 को, अक्टूबर 6 को रिसीट्स हुई हैं कितने यूनिट्स की, 50 यूनिट एट द रेट ऑफ 5.75। तो जरा 50 को 5.75 पे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है, 287.5। तो मेरे पास बैलेंस में कितने यूनिट्स पड़े हैं, 17 यूनिट 6.5 वाले, ठीक है। और 50 यूनिट्स 5.75 वाले, 287.5 के। ओके, ठीक है। ले जी, ये भी हो गया। फिर अक्टूबर 6 के बाद आए, अक्टूबर 7 को मैंने फिर 12 यूनिट्स इशू किए। अक्टूबर 7 इशू, कितने, 12 यूनिट्स। तो 12 यूनिट्स तो ऊपर वाले 17 में से ही हो जाएंगे। तो 6.5 के रेट पर, ठीक है। तो ये कितने के बन गए, 78, ठीक है। और पीछे यूनिट्स कितने रह गए, 5, 6.5 वाले 32.5 के, और 50 यूनिट 5.75 वाले 287.5 के। ठीक होगी बात। अच्छा, फिर अक्टूबर 7 के बाद क्या आया, अक्टूबर 10, रिटर्न टू बी एंड कंपनी। बी एंड कंपनी से हमने क्या किया था, खरीदा था। अक्टूबर 10, रिटर्न टू सप्लायर। हमने जिस सप्लायर से खरीदा था उसको वापस कर रहे हैं। तो बी कंपनी से मैंने पीछे क्या खरीदा था, मैंने बी कंपनी से ये वाली ट्रांजैक्शन की थी, ये 50 यूनिट। इन 50 में से जो कितने यूनिट रिटर्न कर रहे हैं, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट खराब निकल आए हैं, तो 10 यूनिट में वापस कर रहा हूँ, तो वो परचेज रिटर्न में चला जाएगा। और ये मैंने खरीदे कितने के थे, 5.75 के हिसाब से। तो कितने के वापस हो गए, 57.5 की चीजें वापस हो गई हैं। तो जब एक चीज वापस होगी तो मेरे पास 5.5 वाले पुराने ही पड़े हुए हैं। वो जो 50 आए थे उनमें से 10 निकल गए हैं, तो पीछे कितने रह गए, 40 यूनिट रह गए हैं 5.75 वाले, जिनकी कीमत बनती है, करो जरा 40 को 5.75 के साथ मल्टीप्लाई, 230। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई मसला अभी तक? यहां तक आनी ओके है। फिर उसके बाद अक्टूबर 12 और 13 दोनों को इशू हुए हैं, ठीक है। अक्टूबर 12 को और अक्टूबर 13 को।
अक्टूबर 12 को कितने यूनिट इशू किए? हमने कहा जी अक्टूबर 12 को इशू किए 15। तो 15 किए तो 5 ऊपर वाले जाएंगे। और 10 यूनिट इनमें से जाएंगे। तो पीछे कितने यूनिट रह गए? ये 5 खत्म हो गए। इन 40 में से 10 चले गए तो बाकी बचे 30। 5.75 वाले कितने के? हाँ भाई, 30 × 5.75। 172.5 के। ठीक है। उसके बाद फिर 13 यूनिट इशू कर दिए। तो कितने यूनिट इशू किए 13 तारीख को? 20। तो इन 30 में से 20 इशू हो जाएंगे। तो कितने के हो गए? 115। बाकी कितने यूनिट बच गए? 10। 5.75 वाले 57.5 के। ठीक है। फिर अक्टूबर 13 के बाद कौन सी कहानी आई? अक्टूबर 15 की। अक्टूबर 15 को मैंने नई यूनिट्स खरीदी हैं। कितने यूनिट्स परचेज किए? 25। 25 यूनिट लिए हैं। एक यूनिट पड़ा है मुझे 6.1 का। तो 25 × 6.1। 152.5। ठीक हो गया। तो मेरे पास बैलेंस में कितने आ गए? 10 यूनिट 5.75 वाले और 25 यूनिट 6.1 वाले। यहाँ तक आनी ओके। फिर 15 के बाद क्या हुआ? 17 अक्टूबर को आपने कितने यूनिट इशू कर दिए? 10 यूनिट। अक्टूबर 17 इशू किए कितने यूनिट आपने? 10 यूनिट इशू किए हैं। ठीक है, तो 10 यूनिट कौन से जाएंगे? हाँ जी, जो 17 अक्टूबर को 10 यूनिट इशू किए वो कितने वाले जाएंगे? 5.75 वाले। तो ठीक है, 10 यूनिट्स गए। 5.75 वाले 57.5 के। तो पीछे कितना बच गया? 25 यूनिट 6.1 वाले 152.5 के। ठीक होगी बात। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला। फिर वो जो मैंने रिप्लेसमेंट के तौर पे चीजें दी थी, सप्लायर को वापस की थी, सप्लायर ने उसकी जगह मुझे रिप्लेसमेंट भेजी है। तो वो 10 यूनिट क्या होंगे? मुझे रिसीव होंगे। कौन सी डेट को? अक्टूबर 19। तो एक किस्म की रिसीट है। आए हैं रिप्लेसमेंट के तौर पे। कितने यूनिट्स आए हैं? 10 यूनिट। किस रेट पे वो गए थे वापस? 5.75 पे। तो कितने के आएंगे? 5.75 के, क्योंकि उनका खर्चा मैं पहले दे चुका हूँ।
वो सिर्फ वापस किए थे मैंने, तो वो जो मैंने वापस किए थे उन्हीं की रिप्लेसमेंट आई है। तो उनका जो रेट था, रेट वही लिखा जाएगा, कोई रेट नया नहीं आएगा। ठीक है। तो फिर मेरे पास बैलेंस क्या आ गया, 25 यूनिट 6.1 वाले, और 10 यूनिट मेरे पास 5.75 वाले, 57.5 के। ओके होगी कहानी। अच्छा, इसके बाद अक्टूबर 19 के बाद आ गया अक्टूबर 20। कहता है जी रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वापस आ गए। अक्टूबर 20, अब इस चीज को बड़े गौर से समझिएगा, ये है समझने वाला पॉइंट। रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, अब चीज प्रोडक्शन से वापस आई है। अच्छा, तो प्रोडक्शन में लास्ट इशू क्या किया था, ये 10 यूनिट। ठीक है, ये 10 यूनिट इशू किए थे मैंने, इनमें से 5 वापस आ गए। तो इनका रेट क्या था, 5.75। ऐसे ही है, कितने के बने, 28.75 के। अब ये जब मेरे पास प्रोडक्शन से वापस आ गए हैं, तो ये अब मेरे स्टोर में बैलेंस के तौर पे पड़े होंगे, तो बैलेंस में वापस आ गए ना ये। तो अब ये बैलेंस में कहाँ लिखे जाएंगे, ये देखना जरा गौर से। ये आए गए यहां पे सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर आएंगे, फिर ये 6.1 वाले आएंगे, और फिर मेरे पास ये 10 यूनिट जो है 5.75 वाले 57.5 के आएंगे। तो इनका सीक्वेंस ये वाला होगा। क्यों, उसकी रीजन क्या है, हम मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन का मतलब क्या होता है, इन कहां पर इन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो यूनिट्स कब आए थे, उसके हिसाब से बैलेंस मेंटेन किया जाता है। तो वो तो, जो मैंने वापस आए हैं मेरे पास 5 यूनिट, 5 यूनिट की वापसी हुई है ना, 5 यूनिट की हुई है वापसी। ये किसको गए हुए थे, ये तो मेरे ही प्रोडक्शन में चल रहे थे, तो मेरे पास ये पहली दफा कब आए थे, जब मैंने इनको खरीदा था यहां पे, ये तो मेरे पास पहली बार तब आए थे। ठीक है। उसके बाद वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चले गए, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मुझे चीज वापस कर दी। तो ये आए तो 6.1 वाले से पहले ही आए थे ना, इनको मैंने परचेज जो किया था वो 6.1 वाले से पहले किया था। तो जब बैलेंस में लिखे जाएंगे तो ये हमेशा 6.1 से पहले लिखे जाएंगे, क्योंकि ये यूनिट्स जब कंपनी में इन हुए थे तो वो 6.1 वाले से पहले इन हुए थे, तो इसलिए ये हमेशा 6.1 से पहले लिखा जाएगा। ठीक होगी ना बात, इसमें कोई मसला, इसमें मुझे बता दें। ये मैंने 5 पॉइंट, ये मैंने लिखा है सबसे पहले, ये कहानी क्लियर है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बस याद रखिएगा कि वो इन्वेंट्री, वो स्पेसिफिक इन्वेंट्री मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पहले कब एंटर हुई थी, उसके हिसाब से बैलेंस लिखा करना है। ठीक होगी बात, क्योंकि इसने बहुत मैटर करना है फाइफो मेथड के अंदर, कि कौन सी चीज पहले लिखी जाती है, कौन सी चीज बाद में लिखी जाती है। तो एनी वन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। ठीक है, इसका मतलब है किसी का कोई सवाल नहीं है, मैं यही एज्यूम करके आगे बढ़ने लगा हूं। फिर आ गया मेरे पास अक्टूबर 22, अक्टूबर 22। अक्टूबर 22 को क्या हुआ, बेसिकली अक्टूबर 22 को आपके एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल ट्रांसफर हुआ।
तो वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने आपस में ट्रांसफर कर लिया, तो स्टोर से तो ना कुछ गया, ना स्टोर में कुछ आया। तो ये जो 22 वाली एंट्री है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको हम इग्नोर करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर। ये इग्नोर होगा, क्योंकि ये सिर्फ मटेरियल ट्रांसफर हुआ है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। तो ना मटेरियल स्टोर से मैंने कोई निकाला, ना उसके पास कोई आया, तो ये इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया अक्टूबर 26। अक्टूबर 26 को मैंने कितने यूनिट्स इशू किए, 10 यूनिट इशू किए। ठीक है, अक्टूबर 26 इशू कितने यूनिट, 10। अब 10 यूनिट किस हिसाब से, पहले 5 यूनिट तो ऊपर वाले जाएंगे, कितने के, 28.75 के, और बाकी 5 यूनिट जो है मेरे 6.1 वाले जाएंगे, जिनकी कीमत क्या है, 30.5। ठीक होगी बात। तो बकाया कितने बच गए, 5 ये गए, इन 25 में से 5 गए तो रह गए 20, 6.1 वाले 122 के, और 10 यूनिट मेरे पास रह जाएंगे 5.75 वाले, कितने के, 57.5 के। ठीक होगी बात। ओके, ठीक है। 26 अक्टूबर भी हो गया। फिर 29 पे आ जाओ। कहता है ट्रांसफर फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए टू बी, ए से बी को फिर ट्रांसफर, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुआ है। तो इसमें फिर कोई रोल नहीं है किसका, स्टोर डिपार्टमेंट का, ना स्टोर में कुछ आया, ना स्टोर से कुछ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर। ठीक होगी बात। और फिर आखिर में उसने क्या कहा, अक्टूबर 30 को, शॉर्टेज इन फिजिकल स्टॉक टेकिंग। जब फिजिकल स्टॉक टेकिंग की तो पता लगा कुछ चोरी हो गया सामान। ठीक है, कौन सी डेट को पता लगा, अक्टूबर 30 को। तो शॉर्टेज निकल आई है, तो शॉर्टेज को भी हम कहाँ रिकॉर्ड कर दें, इशू में रिकॉर्ड कर, कॉस्ट ऑफ इशू में ही इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो कितने यूनिट से, दो। तो 2 यूनिट्स में ज्यूम करूंगा 6.1 वाले, 12.2 के, ये नहीं है मेरे पास। तो पीछे कितने यूनिट बच गए, 18। कितने वाले, 6.1 वाले। तो ये कितने के बनेंगे, 109.8, और 10 यूनिट 5.75 वाले, 57.5 के। तो मुझे बताओ मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आई, क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे बता दें, इन दोनों का टोटल क्या बनता है। 167.3। ठीक है, और उसने मुझे क्या कहा था कैलकुलेट करने को, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बतानी थी, और कॉस्ट ऑफ द मंथ भी बताना था। तो कॉस्ट ऑफ द मंथ अगर कैलकुलेट करनी है, तो इन सब को प्लस माइनस कर दो, किसको, कॉस्ट ऑफ इशू को। ये जो कॉस्ट ऑफ इशू है, इसमें जो प्लस होने वाला है वो प्लस कर दें, जो माइनस होने वाला है वो माइनस कर दें। ये इसमें क्या क्या ऐड होगा, 57.5, फिर 115, फिर 5, फिर
तो मुझे इन सब का टोटल कर दो। जो ऐड होने वाली चीज़ थी वो ऐड कर दो, और जो एक इकलौता माइनस होने वाला था माइनस करके मुझे टोटल बता दें कितना आ रहा है। 435.2। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इश्यू आ जाएगा। चेक कर लें सारे, 435.2 ही आ रहा है। जो नजब भाई ने आंसर निकाला है वो दुरुस्त है। कोई एक दो और बंदे मुझे कैलकुलेट कर दो आंसर। हाँ भाई, का क्यों, कोई और भी बता दो। टोटल 435.2 ही आता है। काइंडली वेरीफाई कर दें। चलो ठीक है। ओके हो गया फिर। ये सवाल क्लियर है सबको? इसमें किसी ने कुछ सवाल पूछना है? ये सबको क्लियर है ये कहानी? ऑल क्लियर। चले ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह भाई फिर अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।